हाय, तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं लॉ ऑफ टॉट्स का यूनिट 2 इवोल्यूशन। पहले चैप्टर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा लॉ ऑफ टॉट्स का। उसमें हमने मीनिंग जानी, नेचर जाना, डेफिनेशंस पढ़ी, लॉ ऑफ टॉट्स क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, टॉट क्या होता है, ये सब हमने जाना था। अब हम लोग इवोल्यूशन पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे कि लॉ ऑफ टॉट्स कैसे इवॉल्व हुआ, कैसे डेवलप हुआ। पहले हम लोग जानेंगे इवोल्यूशन ऑफ लॉ ऑफ टॉट्स इन इंग्लैंड। उसके बाद हम लोग जानेंगे इवोल्यूशन ऑफ लॉ ऑफ टॉट्स इन इंडिया। अब इवोल्यूशन ऑफ लॉ ऑफ टॉट्स इन इंग्लैंड में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है, जो कि है फॉर्म्स इन एक्शन और रिट सिस्टम। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। इवोल्यूशन ऑफ लॉ ऑफ टॉट इन इंग्लैंड। तो नोट शुरू करने से पहले मैं एक रफ आइडिया देता हूँ कि कैसे क्या हुआ है। तो शुरुआत समय में इंग्लैंड में क्या था, दो कम्युनिटीज़ रहती थी, एंग्लो सैक्सन और नॉर्मन। ये दो कम्युनिटीज़ थी लोगों की। तो एंग्लो सैक्सन वालों की कम्युनिटी से जो था वो ही इंग्लैंड का राजा बना हुआ था। अब वो राजा कुछ काम सही कर नहीं रहा था, तो उस काम से खुश नहीं थे नॉर्मन कम्युनिटी वाले। तो नॉर्मन वालों ने बोला कि भाई हमारा राजा बनाओ, क्योंकि ये सही काम नहीं कर रहा। तो अब दोनों में फिर क्या हुआ, वो लोग माने नहीं एंग्लो सेक्शन वाले, तो दोनों में युद्ध हो गया। और फिर जो था नॉर्मन कम्युनिटी वाले जीत गए और उनका राजा बन गया। और उनका राजा जैसे ही बना, बहुत सारे ब्रिटिश सिस्टम में जो था इंग्लैंड में पूरे में बदलाव आ गया। क्या बदलाव आ गया, तो लोग जो थे पहले पहले सिस्टम, जो लीगल सिस्टम था वो डिसऑर्गेनाइज था। लोग अपने गांव में ही जो लोकल कोर्ट्स थे, मतलब लोग मिलके बैठ के फैसला सुना देते थे किसी की कोई गलती का। तो वो चीज़ें जो थी वो चेंज होने लगी। अब लोग जो थे वो राजा के पास जाने लगे अपनी समस्याएं लेके, और राजा का फैसला ही आखिरी फैसला माना जाता था। राजा ने जो फैसला दे दिया किंग कोर्ट में, वही फैसला आखिरी माना जाता था। अब बहुत सारे लोग आने लगे, जो बहुत सारे लोग नहीं खुश थे अपने गांव के फैसले से, तो वो आने लगे राजा के पास। अब राजा के पास समस्याएं खड़ी होने लगी कि अरे इतने लोग आ रहे हैं, कैसे इन सबको जस्टिस दिलाया जाए टाइम पे। तब जो था, राजा ने इंग्लिश कोर्ट्स बनाए। अब वो इंग्लिश कोर्ट्स में जाके लोग अपना जस्टिस जल्दी जल्दी ले सकते थे, लेकिन राजा सारी पावर तो दे नहीं सकता था इन कोर्ट्स को कि ये फैसला सही सुना दें। तो राजा ने क्या किया, एक कुछ फॉर्म्स ऑफ एक्शन बना एक फॉर्म्स ऑफ एक्शन बनाए, मतलब एक तरह के फॉर्म बनाए। उसमें उन्होंने लोगों के राइट लिख दिए, और ये कुछ गलतियां स्पेसिफाई कर दी कि अगर ऐसी कोई गलती करेगा तो वो इस फॉर्म के अंदर आएगा, उसको ये सज़ा मिलनी चाहिए, और या वो गलती करेगा तो वो उस फॉर्म के अंदर आएगा, उसको कुछ और सज़ा मिलनी चाहिए। इस तरह के उसने फॉर्म्स राजा ने बना दिए। और अपने मंत्री को बोला कि लोगों को तुम परमिशन दोगे, लोग तुम्हारे पास आएंगे, तुम परमिशन दोगे इन फॉर्म्स को चेक करके, अगर इस फॉर्म में कुछ भी बैठ रहा है लोगों की समस्या, तो वो समस्या के हिसाब से तुम लोगों को परमिशन दोगे कि वो कोर्ट में जाके अपना जस्टिस ले सकते हैं, अपनी रेमेडी क्लेम कर सकते हैं जाके। तो अभी जो था एक तरह से यहीं से जो है सिस्टम काफ़ी बदल गया था, और आगे फिर मॉडिफिकेशन हुआ और कैसे एबॉलिशमेंट हुआ इसका, इस फॉर्म्स ऑफ एक्शन वाले सिस्टम का। ये सब चीज़ें हम लोग आगे जानेंगे। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं नोट्स। Origin of law of tort in England. Prior to Norman conquest of England, the legal system was disorganized and local courts adjudicates on case by case basis. तो जैसा कि मैंने बताया कि नॉर्मन जब कॉन्क्वेस्ट नॉर्मन ने जब अपना राजा बनाया इंग्लैंड का, उससे पहले जो एंग्लो सैक्सन राजा का राज्य में था, तो वो बहुत लीगल सिस्टम जो था बहुत डिसऑर्गेनाइज था। लोकल कोर्ट्स फैसला सुनाते थे केस बाय केस के अकॉर्डिंग, कोई ऐसा उनके पास था नहीं सिस्टम जिसके बेसिस पे वो सुनाए। इट वॉज द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंग्लैंड दैट इंग्लिश लॉ कोर्ट्स वर एस्टैब्लिश। तो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट जब हुआ इंग्लैंड का, नॉर्मन राजा बना नॉर्मन कम्युनिटी का, तभी जाके इंग्लिश कोर्ट्स एस्टैब्लिश हुए इंग्लैंड में। litigants which were not satisfied with local courts adjudication went to English law courts। जिन जो लोग satisfied नहीं थे अपने लोकल कोर्ट्स के फैसले से, अपने गांव के जो लोग बैठ के फैसला सुना रहे थे उससे, तो वो लोग जाते थे इंग्लिश कोर्ट्स में। तो शुरुआती समय में क्या था कि सिविल रॉन्ग और क्राइम सभी एक ही कोर्ट में फैसला होता था, और ये चीज़ें चलती रहीं 17th सेंचुरी तक। फिर जाके 17th सेंचुरी में, यानी 11वीं शताब्दी में तो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ था, तब राजा बन गया था, लेकिन 17वीं शताब्दी में जाके ये जो था क्राइम और सिविल रॉन्ग, इन दोनों को अलग अलग इन लोग को आइडेंटिटी मिली।
है ना। तो तब तक जो था ये हम लोगों ने जाना कि ओरिजिन कैसे हुआ। ओरिजिन कब से हुआ है? नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट से ही ओरिजिन हुआ है लॉ ऑफ टॉट का। आगे फॉर्म्स ऑफ एक्शन रिट सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो ऐसा हुआ है कि ड्यूरिंग अर्ली 14th सेंचुरी अ सिंपल प्रोसीजर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस वॉज अडॉप्टेड बाय ब्रिटिश किंग। तो ये जो सिस्टम था रिट सिस्टम, ये 14वीं शताब्दी में जाके ब्रिटिश राजा ने अडॉप्ट किया, जब उसके पास समस्याएं खड़ी होने लगी कि लोग जो है इतनी सारी प्रॉब्लम्स लेके आ रहे हैं, अब मुझे अपनी पावर जो है लोग कोर्ट्स को देनी पड़ेगी। और इसलिए उसने ये एक सिंपल प्रोसीजर अपनाया। देखो ज़्यादातर क्योंकि क्राइम वगैरह सेपरेट तो हुआ नहीं, 17वीं शताब्दी तक सेपरेट नहीं हुआ था क्राइम और सिविल रॉन्ग और टॉर्ट वगैरह। तो फिर भी जो था काफ़ी हद तक जो क्रिमिनल जस्टिस होती थी वो राजा अपने 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 ही कोर्ट में करता था, खुद ही फैसला सुनाता था जो क्राइम करते थे लोग। और बाकी जो सिविल नेचर के केस थे वो उसने जो कोर्ट्स बनाए, इंग्लिश कोर्ट्स बनाए, कॉमन लॉ कोर्ट्स, उनको दे दी पावर कि वो डील करेंगे उन केसेस से। द कॉमन लॉ प्रोसीजर ऑफ सिविल लॉन्ग वॉज इनेक्टेड बाय द किंग कॉल्ड फॉर्म्स ऑफ एक्शन फॉर टॉर्ट्स। फिर राजा ने क्या किया, फॉर्म बना दिए, फॉर्म्स ऑफ एक्शन, और उन्हीं फॉर्म्स के बेसिस पे जो था कोर्ट्स डिसाइड करते थे कि ये मतलब जो इस जुर्म के लिए जो है, ये जुर्म है कि नहीं है, ये सिविल रॉन्ग है कि नहीं है, और इसके लिए कितनी सज़ा होनी चाहिए, ये सब कोर्ट उन्हीं जो राजा ने फॉर्म बनाए थे उन्हीं के बेसिस पे डिसाइड करते थे। और तो दो तरह के फॉर्म अवेलेबल थे, एक एक्शन ऑफ ट्रेसपास, दूसरा एक्शन ऑफ केस, एक्शन ऑन द केस। तो एक्शन ऑफ ट्रेसपास वो एक्शन होते थे जो डायरेक्ट इंजरी होती थी और विलफुल इन्वेजन किया जाता था, यानी कि किसी इंसान को जानबूझकर किसी ने अगर नुकसान पहुंचाया किसी की इंसान की प्रॉपर्टी को, तो उसको एक्शन ऑफ ट्रेसपास माना जाता था और उस गलती को उसी फॉर्म में उसी हिसाब से उसकी सज़ा दी जाती थी। और एक्शन ऑन केस तब होता था, एक्ट किया जाता था कोर्ट द्वारा, जब इनडायरेक्ट और अनइंटेंशनल इंजरी किसी प्लांटिव की प्रॉपर्टी, यानी कि जानबूझकर नहीं, गलती से किसी से अगर अनइंटेंशनली हो जाती थी किसी का कोई नुकसान, तो उसके लिए एक्शन ऑन द केस के फॉर्म के हिसाब से कोर्ट फैसला सुनाता था। Plaintiff have to comply with the formality of obtaining a writ from the chancellor by mentioning that their injury lies under which form of action for instituting a suit against the defendant in the common law court। तो इसमें एक फॉर्मेलिटी भी थी, राजा ने कोर्ट्स को फैसला सुनाने की पावर तो दी थी, लेकिन राजा चाहता था कि ज़्यादा पावर उसी के पास रहे, तो उसने अपने मंत्री को एक तरह से लगा दिया था काम पे। उसने बोला था कि जो भी इंसान केस करना चाहता है, जिसको नुकसान हुआ है, वो पहले मेरे मंत्री के पास आएगा और मंत्री के पास बताएगा आगे कि इस फॉर्म के अंदर जो है, इस फॉर्म के अंदर मेरी जो इंजरी है, मुझे जो नुकसान पहुंचाया गया है, वो इस फॉर्म के अंदर पहुंचाया गया है। फिर मंत्री उसी हिसाब से उसको परमिशन देगा कि वो कोर्ट में जा सकता है और एक केस फाइल कर सकता है इंग्लिश कोर्ट में जाके, और रेमेडी उसके लिए क्लेम कर सकता है ना। तो ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड अथॉरिटी ऑफ चांसलर टू इशू रिट टू वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ इंजरीज, एक्शन ऑफ ट्रेसपास वॉज जनरली इशू। तो क्योंकि मंत्री के पास रिस्ट्रिक्टेड अथॉरिटी थी और लिमिटेड नंबर ऑफ इंजरीज पे ही वो सिर्फ परमिशन दे सकता था राजा की, क्योंकि कुछ ऐसी परमिशन थी तो नहीं थी, तो इस बात पे सिर्फ और सिर्फ एक्शन ऑफ ट्रेसपास पे ही ज़्यादातर जो है कोर्ट में जा सकते थे आप अपनी रेमेडी क्लेम करने के लिए। एक्शन ऑफ ट्रेसपास यानी कि जब आपको किसी ने डायरेक्ट इंजरी पहुंचाई हो, आपको जानबूझकर नुकसान पहुंचाया, तभी आप जा सकते थे कोर्ट में अपना, तभी आपको चांसलर परमिशन देता था। Plaintiffs who had indirect injuries had no remedy, though he might have cause of action against defendant। तो जिनके पास इनडायरेक्ट इंजरी होती थी, जिनके साथ उनके पास कोई रेमेडी नहीं थी, वो कोर्ट नहीं जा सकते थे, उनको परमिशन नहीं देता था चांसलर। और फिर यही जो था, फिर वो पूरी कोशिश करते थे कि वो एक्शन ऑफ ट्रेसपास में ही
अपना बताएं जाके चांसलर को कि मेरी इंजरी एक्शन ऑफ ट्रेसपास में है, और अगर इशू हो भी जाता था तो फिर कोर्ट जब चेक करता था तो वो इंजरी नहीं आ रही होती थी उस फॉर्म में, और उसके लिए तो इस वजह से उनको कुछ किसी भी तरह से कोई रेमेडी नहीं मिल रही होती थी जो जब इनडायरेक्ट इंजरी होती थी। तो दिस सिस्टम ऑफ रिट इज एक्सप्रेस्ड बाय लैटिन मैक्सिम ubi remedium ibi jus, which means where there is a writ there is remedy, thus there was no remedy without a writ। तो ये जो रिट का सिस्टम राजा ने बनाया था, तो वो एक लैटिन मैक्सिम द्वारा एक्सप्रेस किया गया है, उबी रेमेडियम यूबी जस्ट के, जिसका मतलब होता है कि जहाँ पे भी आपको रिट में आपको जगह मिल जाएगी वहीं आपको रेमेडी मिलेगी, है ना। अगर आपको रिट इशू नहीं होगी तो आपको रेमेडी नहीं मिलेगी। रिट जो था वो चांसलर इशू करता था, वो फॉर्म्स चेक करके, फॉर्म ऑफ एक्शन में चेक करके, है ना। तो अब मॉडिफिकेशन अंडर रिट सिस्टम देखते हैं कैसे हुआ। तो समय के साथ क्या हुआ कि बहुत सारे रॉन्ग्स अराइज होने लगे जिनके लिए रेमेडी अवेलेबल नहीं थी, जैसे कि नेग्लिजेंस, न्यूसेंस, डिस्टर्बेंस, लोग ध्यान नहीं देते थे, नुकसान पहुंचा देते थे, किस लोगों की ज़मीन में दूसरों के लोगों की खेती चढ़ जाते थे, दूसरों के जानवर, ऐसी सारी प्रॉब्लम आती नहीं। तो अब इनके लिए कोई भी ये, क्योंकि एक्शन ऑफ ट्रेसपास में तो आते नहीं थे, यानी डायरेक्ट इंजरीज तो है नहीं है, तो इसके लिए चांसलर परमिशन नहीं देता था उनको कोर्ट में जाने के लिए, और इसलिए उनको कोई भी वो परेशान हो जाते थे कि अब क्या करें, रेमेडी कहाँ से लाएं लोग जो थे। तब ये सब हटाने के लिए, इसमें मॉडिफिकेशन करने के लिए, ताकि डिफेक्ट्स जिस ख़त्म हो सकें, जो फॉर्मलिज्म है, बहुत फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है और रेमेडीज़ नहीं है, इसके लिए मॉडिफिकेशन इंट्रोड्यूस किया गया कि इस सिस्टम में मॉडिफाई करना चाहिए। आफ्टर मॉडिफिकेशन इट वॉज नॉट नेसेसरी फॉर द प्लांटिफ to mention any particular form of action under which his cause of action was covered। तो मॉडिफिकेशन के बाद जो था, अब प्लांटिफ को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि जो भी मतलब केस कर रहा है, जिसके साथ इंजरी हुई है, उसको इस फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत नहीं है कि वो पहले मेंशन करे कि मेरी इंजरी इस फॉर्म में आती है, जो राजा ने बनाए हुए हैं फॉर्म उसमें आती है, तो उसको उस हिसाब से चांसलर परमिशन दे। अब बस उसको सिर्फ और सिर्फ अगर उसके साथ इंजरी हुई है तो उसको बस चांसलर के पास जाके, यानी मंत्री के पास जाके प्रे करना होता था कि भैया मुझे दे दीजिए रिट, मुझे इस इंजरी के लिए क्लेम करना है। अब चांसलर के पास भी थोड़ी रिस्ट्रिक्शन ख़त्म हो गई, अब उसको फॉर्म ऑफ एक्शन के हिसाब से, यानी एक्शन जो उसमें एक्शन ऑफ ट्रेसपास के हिसाब से डायरेक्ट इंजरी के लिए ही नहीं देना था, उसको ज़्यादा किसी में भी दे सकता था वो। तो एबॉलिशमेंट हो गया फिर रिट सिस्टम का। देखते हैं कैसे हुआ। तो हाउएवर कॉन्सिक्वेंट टू द पासिंग ऑफ द जुडिकेचर एक्ट 1873 द रिट सिस्टम was completely abolished and the plaintiff could file his plaint directly in the court। तो 19वीं शताब्दी में जब द जुडिकेचर एक्ट पास हुआ, तब जाके इंग्लैंड में रिट सिस्टम पूरी तरह से ख़त्म हो गया। अब जो था प्लांटिफ, यानी कि जिसके साथ गलत हुआ है, जिसको इंजरी पहुंची है, वो कोर्ट में डायरेक्टली जा सकता है, तो उसको किसी चांसलर से या किसी फॉर्म ऑफ एक्शन से मैच करके उसको नहीं जाना होता था, उसको परमिशन नहीं मिलती थी, तो ये प्रॉब्लम ख़त्म हो गई थी। अब वो डायरेक्टली कोर्ट में जा सकता था अपनी प्रॉब्लम लेके। इन कोर्स ऑफ टाइम द फॉर्म्स ऑफ एक्शन वर एबॉलिश्ड एंड वेरियस एक्शन ऑन द केस पेव्ड वे फॉर डेवलपमेंट of torts which now existed with their specific names such as defamation, nuisance, deceit, negligence, assault, false imprisonment, malicious prosecution etc। तो समय के साथ क्या था, सारे फॉर्म्स ऑफ एक्शन में लिस्टेड थे वो सब वो वही माने जाते थे टॉर्ट्स, और वही माने जाते थे कि यही गलतियां हैं, उनके अलावा लाइबिलिटी नहीं बन रही थी, तो वो सब चीज़ फॉर्म ऑफ एक्शन भी ख़त्म कर दिया गया। अब जो था बहुत डेवलपमेंट होने लगा और बहुत सारी चीज़ें कवर होने लगी गलतियों में, और उनके लिए रेमेडी मिलने लगी, जैसे डिफेमेशन, न्यूसेंस, डिसीट, ये सब चीज़ें अब जो है इनके लिए रेमेडी मिलती थी।
While most branches of law, contracts, property, trust, crime have been codified, the law of torts yet remain uncodified. तो बहुत सारी ब्रांचेस ऑफ लॉ इस समय तक जो था वो कोडिफाई हो चुकी थी. कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जैसे प्रॉपर्टी लॉ हो गया, ट्रस्ट वगैरह, क्राइम क्रिमिनल लॉ वगैरह सब कोडिफाई हो गए थे. लेकिन लॉ ऑफ टॉर्ट्स को अभी भी अनकोडिफाइड रखा गया. क्यों? क्योंकि ये अभी भी प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट में था, और अगर इसको कोडिफाई कर दिया जाए तो इसकी प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी. क्योंकि बहुत सारे अभी भी ऐसी गलतियां जो लोग कर देते हैं जिसकी वजह से दूसरों को नुकसान होता है, वो हमें नहीं पता थी, और उनको ऐड होना, उनको डेवलप होना अभी बाकी था. However, certain specific areas of torts have directly been coded on the recommendation made by reform committees. तो फिर भी बहुत सारी जो एरिया थे टॉर्ट्स के वो कवर कर दिए गए लॉ ऑफ टॉर्ट में, और उनको स्पेसिफाई कर दिया गया रिफॉर्म कमिटीज़ बना के उनके रिकमेंडेशन पे उनको कोडिफाई कर दिया गया. ठीक है. तो ये तो इंग्लैंड में हमने देखा लॉ ऑफ टॉर्ट्स डेवलप हुआ जैसे जैसे सिविल रॉन्ग्स अलग कोर्ट में ट्रायल होने लगा और क्रिमिनल रॉन्ग अलग कोर्ट में ट्रायल होने लगा. तो जब सिविल रॉन्ग्स अलग कोर्ट में ट्रायल होने लगे तो कोर्ट के डिसीजन के बेसिस पे लॉ डेवलप होने लगा, और फिर जाके बाकी सारी ब्रांचेस जो थी वो अपना कोडिफाई हो गई, लेकिन लॉ ऑफ टॉर्ट फिर भी अनकोडिफाई रहा. तो ऐसे करते करते इंग्लैंड में लॉ ऑफ टॉर्ट डेवलप हो गया है, जब से किंग ने क्या किया था, क्रिमिनल केसेस अपने कोर्ट में चलाता था और बाकी सिविल केसेस भेजता था इंग्लिश कोर्ट्स में. अब देखते हैं कि लॉ ऑफ टॉर्ट इंडिया में कैसे डेवलप हो. तो इंडिया में लॉ ऑफ टॉर्ट डेवलप हुआ है वही इंग्लिश कॉमन लॉ की मदद से. यानी जब अंग्रेज़ों ने इंडिया पे कब्ज़ा किया और इंग्लिश लॉ को कॉमन लॉ बना दिया था इंडिया का, तो फिर वही जो जुडिशियल डिसीजन होते रहे उसमें, तो वही कंटिन्यू होके जो इंग्लैंड में डेवलप था वही इधर पे कंटिन्यू हो गया इंडिया में, और फिर और फर्दर डिसीजंस के बेसिस पे और डेवलप हो गया. द रूल्स ऑफ इंग्लिश लॉ आर अप्लाइड सो फार एज दे आर एप्लीकेबल टू इंडियन सोसाइटी एंड सर्कमस्टांस. तो इंग्लिश लॉ के जो भी नियम थे वो इंडियन सोसाइटी और सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे इंडिया पे अप्लाई हुए. इंग्लिश कोर्ट्स इस्टेब्लिश किए गए 3 प्रेसिडेंसीज में ब्रिटिशर्स द्वारा, बॉम्बे में, कलकत्ता में, मद्रास में, और इन कोर्ट्स को मेयर कोर्ट्स कहा जाता था. तो यही कोर्ट्स एक तरह से जुडिशियल डिसीजन देते थे इंग्लिश कॉमन लॉ के आधार पे. तो यही कॉमन लॉ, इंग्लिश कॉमन लॉ और अंग्रेज़ों के उस पर देते थे, और इंडियन कंडीशंस के हिसाब से उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर देते थे, और अपने जस्टिस, इक्विटी और गुड कॉन्शियंस के हिसाब से फैसला सुना देते थे. वही धीरे धीरे डेवलप होकर एक सिविल लॉ के रूप में बन गया, और लॉ ऑफ टॉर्ट भी वही जाके आगे बनाया. तो रीज़न क्या है कि स्लो डेवलपमेंट हुआ लॉ ऑफ टॉर्ट में इंडिया में? तो सबसे पहला तो कि इंडिया में कोडिफाइड नहीं है लॉ ऑफ टॉर्ट्स. काफ़ी जगह पे काफ़ी हद तक कोडिफाई हो गया है काफ़ी देशों में. दूसरा, लैक ऑफ कॉन्शियसनेस अबाउट वंस राइट्स एंड स्पिरिट ऑफ टॉलरेशन. तो लोगों को जागरूकता नहीं है अपने राइट्स के बारे में कि उन्हें कोर्ट में कब वो जा सकते हैं, और वो टॉलरेट कर देते हैं. उन्हें कोई भी अगर दिक्कत आती है, किसी की एक्ट की वजह से को नुकसान होता है, किसी ने गाड़ी ठोक दी और किसी के घर पे ठोक दी, घर टूट गया, तो तब तो आदमी जाएगा ही. पर अगर छोटा बहुत नुकसान होता है तो उसमें नहीं जाता है आदमी कोर्ट जाके, क्योंकि उससे वो बहुत खर्चा होता है कोर्ट वगैरह में, तो फिर इसलिए नहीं जाता. पॉवर्टी हैज़ ऑल्सो डिस्टेंड डेवलपमेंट ऑफ द लॉ ऑफ टॉर्ट्स. अब गरीबी की वजह से भी आदमी नहीं जा पाता है, क्योंकि कोर्ट का प्रोसेस लंबा होता है, महंगा होता है. प्रॉब्लम ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ द एक्शंस बाय कोर्ट्स एंड अवॉर्डिंग ऑफ वेरी लो डैमेजेस. अब क्योंकि रिकॉग्निशन नहीं, कुछ एक्शंस को कोर्ट रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, कि कहते हैं कि इसके लिए नहीं मिलेगा आपको, मतलब इंडियन कोर्ट्स में ऐसा हो जाता है कि बहुत सारी गलतियों के लिए वो लोग रेमेडी नहीं दिलाते हैं लोगों को, और बहुत लो अगर दिलवाते भी हैं तो बहुत कम डैमेजेस मिलते हैं लोगों को, तो इसलिए लोग सोचते हैं कि नहीं जाते हैं कोर्ट. इंपॉर्टेंट केस देख लेंगे हम लोग. नवल किशोर वर्सेस रामेश्वर नाथ
एंड ORS और MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो मैं चाहूँगा ये इंपॉर्टेंट केसेस आप खुद से घर पे गूगल खोल के एक बार सर्च मारें। तो MC मेहता और यूनियन ऑफ इंडिया का इंपॉर्टेंट केस है, ये आप ज़रूर देख लीजिएगा और लिख के भी आइएगा एग्ज़ाम में। तो इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। तो हमने ये जाना कि इंडिया में कैसे डेवलप हुआ। इंडिया में वही इंग्लिश यानी अंग्रेज का जो कॉमन लॉ था, वो जब से ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे कब्जा किया तब से वो वही कंटिन्यू होके आ गया, उन्हीं के लॉ ऑफ टॉट कंटिन्यू होके आ गए और बस वो इंडिया में थोड़े मॉडिफाई होके लग गए। और जो जजेस थे वो अपना दिमाग वगैरह लगा के उनको मॉडिफाई करते थे और फैसला सुनाते थे इंडियन कंडीशंस के हिसाब से। और फिर जो था वही धीरे धीरे डेवलप होके होते होते लॉ ऑफ टॉट बन गया इंडिया में। तो बस यही था इस चैप्टर में। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर मिलेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू।